और भाई ये सब बढ़िया। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अवेंजर्स ऑफ वेस्टलैंड सीरीज, जिसके 5 एपिसोड हैं। हालांकि ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग तो नहीं होने वाली, लेकिन वेस्टलैंड्स के दीवानों के लिए यही काफी है। कहानी की शुरुआत होती है एंजल लेक नेवेडा, जहाँ पे अपना ड्वाइट एंटमैन का हेलमेट पहनकर एक लेक के ऊपर से गुजर रहा होता है। वो कहीं जल्दी में है और उसका मन भारी हो रखा है, क्योंकि अभी अभी वो डॉक्टर डूम से हार कर आया है। ड्वाइट अपने लोगों को नहीं बचा पाया, इसीलिए वो बहुत दुखी है। और गाइस, आपने पिछली बार ड्वाइट को डेडमैन लोगन सीरीज में देखा होगा, जहाँ पे लोगन ड्वाइट को एक बंकर के अंदर बंद कर देता है ताकि उसकी जान बचाई जा सके, और वहाँ पे एक न्यूक्लियर विस्फोट होता है जो कि स्पीड बॉल ने किया था। तो प्रेजेंट में ड्वाइट के दिमाग में उसकी पुरानी यादें चल रही हैं, जहाँ पे डॉक्टर डूम कह रहा है तुम फेल हो गए, तुम अपने लोगों को नहीं बचा पाए, तुम्हें इनको लीड करना था, लेकिन अब देखो तुम्हारी तरफ। तो ड्वाइट जोर से चिल्लाता है और फिर से रोने लगता है। वो बड़ी तेजी से कहीं पे जा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है टोनिया के गराज में, और अगर आपने ओल्ड मैन होकाई देखी है तो आप इस गराज को अच्छी तरीके से जानते होंगे, जहाँ पे होकाई की एक्स वाइफ का हस्बैंड अल्ट्रॉन वो एक गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अल्ट्रॉन बोलता है, टोनिया क्या तुम हो? क्या तुम मुझे थोड़ा सा तेल पकड़ा सकती हो? ये चीज जाम हो रखी है। लेकिन गाइस, वो टोनिया नहीं होती, बल्कि डॉक्टर डूम होता है। वो उसकी टांग पकड़कर उसे गाड़ी के नीचे से बाहर निकाल आता है और बोलता है, पैथेटिक। एक बार मैंने सुना था कि महान अल्ट्रॉन हार चुका है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि इतनी बुरी तरीके से हार चुका है। एक बार तुम इंसानियत को खत्म करना चाहते थे, लेकिन ये क्या कर रहे हो? गाड़ियां ठीक कर रहे हो, इंसानों के लिए काम कर रहे हो। अल्ट्रॉन कहता है कि मैं कभी वो अल्ट्रॉन नहीं था, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहता था, वो दूसरा अल्ट्रॉन था। वेल, उनमें से एक था, या फिर वो सारे के सारे थे, लेकिन मैं नहीं था। डॉक्टर डूम बोलता है, तो मैं तुम्हें एक तोहफा दे रहा हूँ, इससे तुम्हारी सारी शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ डॉक्टर डूम एक लात मारकर उसकी गर्दन तोड़ देता है और अल्ट्रॉन का सिर उठाकर गराज से बाहर निकल जाता है। तभी टोनिया अंदर से बाहर आती है। वो बोलती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन अपने सामने अपने मरे हुए पति को देखकर वो रोने लगती है। फिर हम चलते हैं कैलिफोर्निया के अंदर, जहाँ पे अपनी डैनी केज और अपना छोटा सा ब्रूस खेती कर रहे होते हैं। ब्रूस बोलता है, मिट्टी सूख चुकी है, बारिश की जरूरत है। डैनी बोलती है, ये लो बारिश। वो अपने हैमर को पास बुलाती है और आसमान में पहुंचकर बादलों को कमांड देने लगती है, जिससे वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। ब्रूस कहता है कि 15 मिनट से काम चल जाएगा, हर जगह पानी फैल जाएगा। तभी एक बूढ़ा आदमी एलेक्स भागता हुआ उनके पास आता है। डैनी बोलती है, एलेक्स माफ करना, ये बारिश हमारी वजह से हुई है, इन फसलों को पानी की जरूरत थी। लेकिन एलेक्स बोलता है, अरे मैं इसके लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, यहाँ पे एक अजनबी आया हुआ है, वो काफी बुरी हालत में लग रहा है और देखने से लग रहा है कि वो नरक से वापस आया है। वो तुम दोनों से मिलना चाहता है, वो तुम्हारा असली नाम जानता है। तो गाइस, ये लोग पहुँचते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोलती है, आखिरकार तुम आ ही गए, मैं इसको रेस्ट करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन ये तो आराम से बैठ भी नहीं रहा। डैनी पूछती है कि वो कौन है, लेकिन डॉक्टर बोलती है कि इसने मुझे अपना नाम नहीं बताया, बस ये इतना कह रहा है कि वो तुमको जानता है। और गाइस, अंदर बैठा होता है ड्वाइट। ड्वाइट को देखते ही डैनी उसके गले लग जाती है। वो बोलती है, ओ माय गॉड ड्वाइट, तुम जिंदा हो? जब फोर्ज के कंपाउंड में धमाका हुआ था, मुझे लगा कि तुम मर चुके थे, हर कोई मर चुका था। तो ड्वाइट बोलता है कि हर कोई नहीं मरा था, मैं और कुछ 20-30 लोग जिंदा बच गए थे, और हमने पिछले 2 साल वहीं पे बिताए उस कंपाउंड को फिर से बनाने में। और तब ये कहते कहते ड्वाइट रोने लगता है। तो डैनी उस डॉक्टर को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है। उसके जाने के बाद डैनी कहती है कि अगर तुम मुसीबत में हो तो हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम तुम्हें छोड़कर गए थे, हम इतना तो कर ही सकते हैं, बस हमें ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ड्वाइट कुछ रुकता है और बोलता है, वो डॉक्टर डूम है, उसने हर किसी को मार दिया। हम पिछले 2 सालों से उस जगह को फिर से बना रहे थे, क्योंकि वेपन एक्स ने उस फोर्ज कंपाउंड को काफी डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्योंकि मेरी मॉम के मर जाने के बाद वो जगह मेरे लिए घर की तरह थी, और उसके बाद मेरा अंकल टर्क भी मारा गया। मैं ऐसे ही वेस्टलैंड्स के अंदर घूमता रहा, तब मुझे फोर्ज का कंपाउंड मिला।
मैं चाहता था कि वो कंपाउंड वैसा का वैसा बना रहे ताकि उन बच्चों के लिए एक घर मिल सके जो कि मेरी तरह वेस्टलैंड्स के अंदर घूम रहे थे। मुझे उन लोगों को सुरक्षित रखना था। वो लोग बहुत कुछ झेल चुके थे और आखिरकार हमें लगा कि चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही थी। लेकिन तब वो वहाँ पे आया। मैंने कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, हम सब ने कोशिश की, लेकिन वो बहुत ताकतवर था। वो लोग बहुत ज्यादा थे। उसने उन सबको मार दिया, उन लोगों को जो इससे पहले की 16 लड़ाइयाँ जीत चुके थे, और उसने बस उनको मार दिया। तो डॉक्टर डूम ड्वाइट से बोलता है, तुम मेरे दुश्मन का चेहरा पहने हुए हो और तुम इस तरीके से मेरा मजाक बनाने की सोच रहे हो। तुम कोई अवेंजर नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। तो ड्वाइट डैनी से बोलता है, काश कि उसने मुझे तभी मार दिया होता। मैं मरना चाहता था, लेकिन वो मुझे इस तरीके से छोड़कर चला गया जैसे मैं कुछ नहीं था। मैं तब से इस एंटमैन हेलमेट के साथ खेलता आ रहा हूँ। जब से मैं एक छोटा बच्चा था, मुझे लगा कि मैं एक दिन उस एंटमैन की तरह बन जाऊंगा जिसने इस हेलमेट को बनाया था। मुझे लगा कि मैं एक हीरो बन जाऊंगा, मैं जिंदगियां बचा पाऊंगा। लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उन लोगों को नहीं बचा पाया। डैनी बोलती है, देखो हमारे पास यहाँ बहुत सा खाना है, घर भी है, जो कुछ तुम्हें चाहिए सब कुछ है। तुम यहाँ पर जब तक रुकना चाहो रुक सकते हो। तुम यहाँ पे मदद कर सकते हो। मैं जानती हूँ कि इससे तुम्हारे मरे हुए साथी वापस नहीं आ जाएंगे, लेकिन ड्वाइट कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला। मैं यहाँ पे भागने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि मैं डॉक्टर डूम को मारने वाला हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। डैनी बोलती है, देखो ड्वाइट, हमने यहाँ पे बहुत कुछ बना रखा है, एक सुरक्षित जगह है जहाँ पे हर किसी के लिए खाना है। हमने इस जगह को बनाया क्योंकि ब्रूस चाहता था कि वो अपने फादर के बुरे कामों का उल्टा कर सके। जो कुछ उसकी फैमिली ने यहाँ के लोगों के साथ किया, उन सबको ब्रूस बदल सके। वो इन लोगों को दिखाना चाहता था कि वो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं है। इस पूरे वर्ल्ड में काफी लंबे टाइम से एक वॉर चलती आ रही है, लेकिन इससे कुछ अच्छा नहीं हुआ। ये सब कभी न कभी तो रुकना ही होगा। हम यहाँ बिना किसी खून खराबे के कुछ करना चाहते हैं। ड्वाइट चिल्लाता है, अच्छा तो क्या लोगन ने ये सब करने की कोशिश नहीं की? और देखो तुम लोगन के साथ क्या हुआ। और मैंने भी कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं किया। अब ये वर्ल्ड पहले जैसा नहीं है। रेत में अपना सिर घुसा लेने से मुसीबत दूर नहीं चली जाएगी। डूम ने उन सबको मार दिया डैनी, सबको मार दिया। डैनी बोलती है, और डूम को मारने से वो लोग वापस जिंदा नहीं हो जाएंगे। ड्वाइट बोलता है, डूम ने सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं मारा, वो हर जगह पे लोगों को मार रहा है। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने रास्ते में बहुत सारी ऐसी जगह देखी जिनको डॉक्टर डूम ने तबाह कर दिया था। मैंने इतनी लाशें देखी जिनको मैं गिन भी नहीं सकता। इतनी जोर की आवाजों से ब्रूस के दिमाग में दर्द होने लगता है। वो इन दोनों को चुप रहने के लिए बोलता है। डैनी बोलती है, इट्स ऑल राइट ब्रूस, हम तो बस बात कर रहे थे। देखो ड्वाइट, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें इसके बारे में सोचना होगा। तुम अभी तो यहाँ पे आए हो और इन सब बातों को हजम कर पाना बहुत मुश्किल है। तभी एलेक्स भागता हुआ अंदर आता है। वो बोलता है, डैनी, ब्रूस, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ चुकी है। तो ये लोग बाहर जाकर देखते हैं कि डॉक्टर डूम ड्वाइट के पीछे पीछे वहाँ पे आ चुका है। डूम बोलता है, सब लोग लॉर्ड डूम के सामने झुक जाओ और दया के लिए भीख मांगो, लेकिन जो कोई मना करेगा उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। ब्रूस पूछता है, डैनी, ब्रूस स्मैश? डैनी बोलती है, हाँ ब्रूस स्मैश। डॉक्टर, तुम सब लोगों को अंदर लेकर जाओ। एलेक्स, डिफेंस प्रोटोकॉल को चालू करो। अंदर ड्वाइट अपना एंटमैन सूट पहनने लगता है, जबकि बाहर ब्रूस उन ड्रोन्स को तोड़ रहा है और डैनी हैमर की पावर से उनका सामना कर रही है। वो बोलती है कि तुम गलत लोगों के शहर में आ चुके हो, क्योंकि ये थोर का शहर है। अब डूम के लोग सारी फसलों को जलाने लगते हैं। तो डैनी ब्रूस से बोलती है कि तुम जाकर लोगों को सुरक्षित करो, मैं डॉक्टर डूम से निपटती हूँ। लेकिन ब्रूस स्मैश करना चाहता है। डॉक्टर डूम बोलता है, और डैनी केज, ल्यूक केज और जेसिका जोन्स की बेटी। ओह, तो तुमने म्योनिर उठा लिया, काफी बढ़िया काम किया। और तुम यहाँ पे ब्रूस बैनर के बेटे की देखभाल कर रही हो। सरेंडर कर दो और दया की भीख मांगो, तो शायद मैं तुम्हें और तुम्हारे इस हरे मॉन्स्टर को एक और दिन के लिए जिंदा छोड़ दूं। लेकिन अगर तुम इसी तरीके से लड़ती रही तो तुम्हारे शहर में हर कोई मारा जाएगा। डैनी बोलती है, खमीने, मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टिकाने वाली। जल्दी तुम्हारी आर्मी डिस्ट्रॉय होने वाली है। तुमने भी काफी कोशिश की। इसी तरीके से बातें करते करते डैनी अपने हैमर से डॉक्टर डूम का सिर तोड़ देती है। लेकिन ये क्या, वो तो बस एक डूम बोट था जो कि गर्दन टूटने के बाद भी चल रहा है। तो डैनी उसका सिर कुचल देती है और भागकर जाकर अपने लोगों को बताती है कि वो डॉक्टर डूम नहीं था, वो डूम बोट्स में से एक था। ड्वाइट बोलता है, इसलिए वो इतनी आसानी से मारा गया। अब डैनी
को कुछ रियलाइज होता है। वो ड्वाइट से बोलती है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, पहले तुम सही कह रहे थे, अगर हम इस तबाही के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे तो ये फैलती जाएगी। लोगन ने हमें इस बात की चेतावनी दी थी, लेकिन मैं इतनी मूर्ख थी कि इन 2 सालों में ये सब भूल गई। तो मुझे बताओ कि हमें डॉक्टर डूम कहाँ पे मिलेगा? क्या वो अब भी न्यू बेबीलोन के अंदर है? ड्वाइट बोलता है कि वो अपनी आर्मी के साथ घूमता रहता है, वो इस पूरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, हमें उसकी तबाही का पीछा करना होगा। तभी एक आदमी ड्वाइट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई शील्ड से उसको मार देता है और कहता है अगर तुम डूम को ढूंढना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। और गाइस, इनको एक अजनबी दिखाई देता है जिसने कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम पहनी हुई है और उसके हाथ में कैप्टन अमेरिका जैसी दिखाई देने वाली एक शील्ड है। क्या ये वही शील्ड है जो डॉक्टर डूम के पास से चुराई गई थी, या फिर मामला कुछ और ही है? यह आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा।